हेलो, वेलकम टू माय चैनल कैलकुला। मेरा नाम रणधीर पांडे है और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है। सो पिछले लेक्चर में हमने जो है डिस्कस किया था वो हमने डायमेंशंस के बारे में देखा था। ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो फटाफट जाके देख के आ जाओ यार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी थी। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखो, हमने ये जो डिस्कस किया हुआ है ये पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। और हमने लगभग बहुत सारे जो क्वांटिटीज हैं, लगभग 14-15 जो क्वांटिटीज हैं, और उनके हमने डायमेंशंस निकाले थे, है ना, निकालना सीखा था। तो वो सब आपको आना चाहिए। अगर आपको वो आएगा तो ये आप ये अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ठीक है। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस क्या है? पहले बात तो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट भी है, देख लो कि the dimensions of all the terms on the two sides of a physical equation relating different physical quantities must be same। ठीक है। मतलब कि अगर आपके पास एक फिजिकल इक्वेशन है, ठीक है, एक अगर आपके पास फिजिकल इक्वेशन है तो उसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड के जो डायमेंशन होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले डायमेंशन वाले, वैसे कि अगर मैं कोई इक्वेशन आपको बताता हूँ, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। ठीक है, लेट से ये आपके पास इक्वेशन, और यहाँ पे मान लेते हैं कि ए बी सी डी सबके सब कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या कह रहा है कि आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकालो और राइट हैंड साइड का आप डायमेंशन निकालो, तो दोनों जो डायमेंशन आएंगे लेफ्ट एंड राइट साइड को क्या आएंगे? इक्वल आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, एक तो ये बात बोली गई है। एक और बात बोली गई है कि अगर आप लेफ्ट साइड में देखो ध्यान से तो आपको दो टर्म्स दिखेंगे, एक तो आपको ए दिखाई दे रहा है और एक दिखाई दे रहा है आपको बी। तो जो लेफ्ट साइड का पूरा जो डायमेंशन होने वाला है ना, वो सेपरेटली लिखा जाए तो ए का भी वही डायमेंशन होगा और बी का भी वही डायमेंशन होगा। मतलब क्या आपको समझ में आ रहा है इससे कि अगर कोई फिजिकल इक्वेशन है तो उसमें आने वाले जो भी टर्म्स हैं, लेफ्ट साइड में कोई भी टर्म्स आ रहे हैं ना, सेपरेट सेपरेट टर्म्स, उनको भी अगर आप उठा के देखोगे तो सबका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा? सेम होगा। और अगर हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होगा तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का डायमेंशन भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसके हेल्प से और डायमेंशन एनालिसिस के हेल्प से हम कुछ चीजें कर पाएंगे आगे। ठीक है। अब वो सब चीजें क्या हैं देखो यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या कर पाओगे? आप कोई भी फिजिकल इक्वेशन की जो करेक्टनेस है आप वो चेक कर पाओगे कि कोई फिजिकल इक्वेशन सही है या गलत है, वो आप पता कर पाओगे। ठीक है। फिर टू डेराइव द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज, तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज रहेंगी, उनके बीच में क्या रिलेशन है आप वो पता कर पाओगे। जैसे कि आप जानते हो एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ये फोर्स का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हमें दिखाई दे रही है और ये आपस में कैसे मतलब जुड़ी हुई हैं। वो आप यहाँ देखो कि भाई मास है और एक्सेलरेशन है, मल्टीप्लाई है, और दोनों की पावर 1 1 है ना। तो ये जो एक जो रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है मास और एक्सेलरेशन में, बाय हैविंग पावर 1, और फिर मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगा फोर्स। तो ऐसे ऐसे काम करोगे आप। ये तो आप बहुत इजी इक्वेशन देख रहे हो, वैसे आप इसको भी प्रूव कर सकते हो। इसके इसका जो रिलेशन है मास ए और एफ के बीच का आप निकाल सकते हो। ठीक है। तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, आपको टेंशन मत लेना। हम हर एक जो इसका एप्लीकेशन है ना उसको हम डिटेल में देखेंगे, उसका मत टेंशन लेना। इसके बाद आप अगर थर्ड वाला देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है? टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो अगर कोई सेम फिजिकल क्वांटिटी है और अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में उसके अलग अलग यूनिट्स होगी, जैसे कि अगर मैं बात करूं न्यू फोर्स की, ठीक है, तो फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन होती है। और जो सीरियस यूनिट होती है वो क्या होती है? डाइन होती है। तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था लास्ट में एकदम, कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है?
पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो पता कर लेंगे हम बाय द यूज ऑफ डायमेंशंस और बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, वैसे तो मैं बता दूं यहाँ पे 10⁵ डाइन के बराबर होता है। और ऐसे आप हर एक जो यूनिट्स में जो कन्वर्जन होता है सेम फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स में जो कन्वर्जन फैक्टर होता है ना, इसको मैं कन्वर्जन फैक्टर बोलूंगा। कि भाई 10⁵ जो है, अगर मेरे पास जितना भी न्यूटन होगा उसमें अगर मैं 10⁵ अगर मल्टीप्लाई करूंगा तुरंत तुरंत वो डाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। तो आप ये 3 काम कर पाओगे और हम स्पेसिफिकली ये 3 काम देखेंगे अभी। ठीक है, विद एग्जांपल। ठीक है, तो पहली चीज क्या बताया मैंने कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस पता करने के लिए। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं। तो ये सब यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में ही आएगा। तो मेरा जो फर्स्ट है वो हम देखते हैं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। ठीक है, फिजिकल इक्वेशन मतलब एक इक्वेशन जहां पे फिजिक्स के टर्म्स हो या फिजिकल क्वांटिटीज हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कोई। लेट से मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं। आपने ये इक्वेशन सुना होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये है फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये आपने नाइन्थ में देखा होगा। सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में v है आपका फाइनल वेलोसिटी, u है आपका इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन और t है टाइम। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला, वैसे तो मैं बोलूं तो ये फॉर्मूला आपके 9th सिलेबस में है, बट आपको मैंने ये दे दिया और मैंने पूछा कि भाई बताओ ये सही है गलत है। ठीक है, वेरीफाई करना है कि ये सही में इक्वेशन एकदम सही है या गलत है। तो आप वो पता कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं वही चीज जो आपने देखा था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी ऑफ डायमेंशन। ठीक है, यही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसके तहत हमने क्या समझा था कि कोई भी अगर इक्वेशन बनता है तो उसमें लेफ्ट साइड राइट साइड या लेफ्ट राइट साइड में जो भी टर्म्स आते हैं हर एक का डायमेंशन सेम होता है। ठीक है, उसके हिसाब से आप इसको काफी ध्यान से देखें। मुझे इक्वेशन को देखना है कि सही है गलत है। तो मैं क्या करूंगा, पहला मेरा काम ये होगा कि मैं ना डायमेंशन ऑफ एलएचएस निकालूंगा। पहले मैं डायमेंशन ऑफ एलएचएस निकालूंगा। डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है आपको, v दिख रहा है। तो डायमेंशन ऑफ v निकालेंगे, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लगे तो आप फुल फॉर्म में पूरा लिखो डायमेंशन ऑफ v, या आप स्क्वायर ब्रैकेट में v लिखो, इसका मतलब भी सेम ही होता है। बाय डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी पता करना चाह रहा है। अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा भी था कि डायमेंशन ऑफ v कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैं वो रिपीट तो नहीं करूंगा। अगर आपको उसमें कुछ डाउट है या आपको नहीं पता है उसके बारे में तो प्लीज पिछला लेक्चर जो है वो देख आओ और तब भी कंटिन्यू करो, तो बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। तो वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है वो होती है L1 m0 t-1। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन। अभी हम निकालेंगे डायमेंशन ऑफ RHS। अब RHS में क्या दिख रहा है आपको, RHS में आपको दो टर्म्स दिख रहे हैं, एक तो ये टर्म है और दूसरा ये टर्म, क्योंकि प्लस माइनस में के बीच में जो भी टर्म्स रहेंगे हम उनको काउंट करते हैं। तो डायमेंशन राइट साइड का अगर निकालना चाहें तो इसका एक डायमेंशन होगा, है ना। इसके डायमेंशन को हम ऐसा बोल सकते हैं भाई ये तो यू का डायमेंशन है। ठीक है, प्लस फिर किसका डायमेंशन निकालना पड़ेगा आपको, एटी का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, यू एट द एंड वेलोसिटी है, अलग बात है इनिशियल है, बट वेलोसिटी और वेलोसिटी अगर है तो डायमेंशन यही होना है। तो डायमेंशन रहेगा L1 m0 t-1। ठीक है, प्लस a इंटू टी। तो एक्सेलरेशन का भी हमने जो है ना कल, मतलब पिछले लेक्चर में एक्सेलरेशन का भी हमने निकाला हुआ है डायमेंशन। मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया था कैसे निकालना है। तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का आप देखो यहाँ पे आपको डायमेंशन दिखाई देगा जो कि है L1 m0 t-2। ठीक है, तो हम एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन है
वो यहाँ पे लिख लेते हैं L1m0 t-2 और मल्टीप्लाई में आपका t है यानी कि टाइम। तो टाइम का डायमेंशन क्या होता है, क्योंकि टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो हम वहां पे L0m0 और t टाइम है तो वो 1 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म में कोई भी चेंजेस नहीं, एज इट इज, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा यहाँ पे। और जो सेकंड टर्म है, यहाँ पे आप देखो दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, और हमने देखा है अगर मल्टीप्लाई होता है डायमेंशन तो पावर क्या हो जाता है वहां पे, ऐड हो जाता है। सो यहाँ पे अब ध्यान से देखें तो एल की पावर 1 है और यहाँ पे 0 है, सो 1 + 0 = 1। एम की पावर देखा है तो 0 + 0 = 0। और टी -2 + 1, -2 + 1 क्या होगा, माइनस। ठीक है, तो आप यहाँ पे डायमेंशन ऑफ एलएचएस देखो, L1m0t-1 है, और डायमेंशन ऑफ आरएचएस देखो, L1m0t-1, L1m0t-1। याद रखना हम डायमेंशन को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते। और आप अगर वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर आप याद कर पा रहे हो, रिकॉल कर पा रहे हो, तो ये चीज आपको याद आ जाएगी कि अगर एक फिजिकल इक्वेशन है, उसके तहत क्या था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से, कोई अगर फिजिकल इक्वेशन है तो उसके लेफ्ट और राइट साइड के हर एक टर्म का जो डायमेंशन है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर ये एक सही फिजिकल इक्वेशन है तो आप देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक ही टर्म है उसका डायमेंशन ही आ रहा है, राइट साइड में दो टर्म्स है उनका डायमेंशन भी वही आ रहा है जो यहाँ पे था। मतलब अगर हर एक टर्म का डायमेंशन इक्वल आ रहा है, मतलब कि ये एक सही, एक एक्यूरेट, एक करेक्ट फिजिकल इक्वेशन। समझ में आ रहा है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि भाई जो डायमेंशन ऑफ एलएचएस है कैसे बोल लेते हैं, डायमेंशन ऑफ एलएचएस ये इक्वल है डायमेंशन ऑफ आरएचएस के। ठीक है, और अगर दोनों साइड की जो डायमेंशन है वो इक्वल है, इसका मतलब क्या है, द फिजिकल इक्वेशन, द फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली, इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, ऐसा हम बोलेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत होगी इसमें, नहीं मेरे हिसाब से। तो अपना जो पहला एप्लीकेशन था कि डायमेंशन एनालिसिस हम कहाँ यूज कर सकते हैं, तो ये पहला एप्लीकेशन है जहां पे हम करेक्टनेस पता कर सकते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की। तो जरूरी नहीं है एकदम, ये तो यहाँ पे आपको सही इक्वेशन दे दिया गया ना, हो सकता है यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ कर दिया जाए, यहाँ पे लेट से ये ना देते हुए अगर ये दे दे तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे मैंने t² कर दिया। और आप जब इसको करोगे सॉल्व तो आपको ये टर्म तो इक्वल मिल जाएगा, बट ये टर्म डिफरेंट मिलेगा। तो अगर कोई एक भी टर्म का डायमेंशन अगर अलग आता है, मतलब वो डायमेंशनली करेक्ट फिजिकल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो इसमें टेंशन लेना नहीं, सामने जो आएगा वैसा काम करने का, इसमें तो आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो जो सामने आएगा उसके हिसाब से आप प्रूव करोगे। 2-3 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है जहां पे आपको करेक्टनेस पूछा जाएगा फिजिकल इक्वेशन की। क्लियर है? ठीक है, तो अपना जो पहला एप्लीकेशन था वो हो गया। अच्छा, सेकंड एप्लीकेशन क्या था, सेकंड एप्लीकेशन था टू डेराइव द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी। ये कोई अगर फिजिकल क्वांटिटी है और कुछ फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको दे दिया और बोलो, मैं बोलूं कि आप बताओ कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, सो क्या करोगे, तो आप रिलेशन आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो सेकंड वाला है एप्लीकेशन वो कर लेते हैं, जो कि है कि भाई टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज, रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी। अगर फिजिकल क्वांटिटीज आपस में रिलेटेड है तो वहां पे कुछ अगर रिलेटेड है तो रिलेशनशिप तो निकल ही सकता है ना, मतलब रिलेटेड है तो। अब बोलोगे यार लेंथ और मास में बताओ क्या रिलेशन, अरे रिलेटेड ही नहीं है ना दोनों तो, दोनों तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। और
मतलब रिलेटेड इन द सेंस कि वो आपस में कुछ ऐसा फॉर्मूला उनका बन रहा हो, आपस में कुछ कनेक्टेड हो, जैसे कि हमने फोर्स का फॉर्मूला देखा कि F इज इक्वल टू एम इंटू ए। सो मास और एक्सेलरेशन में क्या करूं कि मुझे फोर्स मिलेगा? सो मास और एक्सेलरेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, साथ में दोनों की पावर में वन रखूंगा, तो फिर वो फोर्स बन जाएगा। तो वो चीज हमें समझनी है, और वो चीज समझने के लिए भी हमें वही चीज याद रखनी है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी ऑफ डायमेंशन। ठीक है। ठीक है। सो अभी मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, जैसे कि एक होता है सिंपल पेंडुलम। ठीक है। सिंपल पेंडुलम एक होता है, मतलब जनरली एक ऐसा पेंडुलम होता है ना, जैसे वो आपके जो ऐसे घड़ियों में होता है, सिंपली ऐसे ऐसे जो है ऑसिलेट करता है। तो ये जो पेंडुलम है इसको हम सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। तो सिंपल पेंडुलम में पहले बात तो आप देखो, यहाँ पे एक बॉब होता है या फिर कोई एक हैवी लोड होता है, ये आपका स्ट्रिंग होगा, है ना? तो इसमें क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक तो फॉर्मूला हमें यहाँ पे क्या करना है मैं बताता हूँ, बट फिलहाल देख लो। जैसे कि ये जो भी स्ट्रिंग है या ये जो भी धागा है या कुछ भी है, इसका मान लेते हैं कि जो लेंथ है वो एल है। ठीक है, इसका जो लेंथ है वो क्या है? एल है। उसके बाद अगर ये जब ऐसे मोशन कर रहा होगा, ऐसे जब ये ऑसिलेट कर रहा होगा, तो वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है। ग्रेविटी नहीं होती तो ये इसको ऐसे करने की जरूरत भी नहीं होती, वो बार बार अब मतलब वही जो मोशन है ना, आगे पीछे ये सब नहीं कर रहा होता। अगर ग्रेविटी नहीं होता तो आपने एक बार धक्का दे दिया होता है तो पता नहीं, तो घूम रहा होता है, तो सर्कुलर मोशन भी कर रहा होता, पता नहीं। ठीक है। तो अगर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है तो ये हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक चीज और डिफाइन करेंगे जो कि है आपका स्मॉल जी। ठीक है। स्मॉल जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बोले तो नहीं हो ये सब, लगे तो मैं लिख लेता हूं। एल मान लेते हैं कि आपका ये क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ओके। लेंथ ऑफ द पेंडुलम। स्मॉल जी की बात करें तो स्मॉल जी को हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या होता है? मतलब देखो, पहले बात तो एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन मतलब जब भी स्पीड या वेलोसिटी जो है चेंज हो रही होगी, तो हम बोलते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेशन कर रहा है, वो या फिर जो भी मोशन है उसका एक्सेलरेटेड मोशन है। बट अगर वो जो अपना स्पीड चेंज कर रहा है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है, तो हम उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे कि अगर मैं इसे ऊपर की ओर फेंकूं, तो आप खुद सोच सकते हो कि अगर मैं इसे ऊपर की ओर फेंकूं तो इनिशियली स्टार्टिंग में तो इसकी स्पीड काफी ज्यादा होगी, बट जैसे जैसे एक हाइट या रीच करेगा वैसे वैसे स्पीड स्लो होगी। तो अगर स्पीड देखो चेंज हो रही है यहाँ पे, अगर चेंज हो रही है दैट मीन्स ये भी एक्सेलरेशन में है। और ये स्पीड चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है, तो ग्रेविटी के कारण ये जो भी एक्सेलरेशन हो रहा है, ये इसको आप बोलोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके। फिर एक टर्म और मैं बता देता हूं, कैपिटल टी। ये होगा आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। क्लियर है? टाइम पीरियड मतलब क्या? कि इस मास को, इस बॉब को जाके वापस आने में कितना टाइम लगा, जाके वापस आने में इसे कितना टाइम लगा, वो होगा इसका टाइम पीरियड। तो ये तीन टर्म अगर आपको पता है, तो आपको अभी करना है क्या? आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है। टाइम पीरियड का वो क्या करना है? फॉर्मूला निकालना है। क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर मेरा पेंडुलम जाके वापस आ रहा है या ये जो मोशन कर रहा है, आप खुद बताओ, अगर पेंडुलम छोटा सा होगा तो जाके आ जाएगा, और पेंडुलम अगर बहुत बड़ा होगा, है ना, इतना बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तो उसको जाके आने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। मतलब आपका जो टाइम है, टाइम पीरियड है, वो डिपेंड किस पे? लेंथ पे। लेंथ कम होगा तो टाइम पीरियड कम होगा, फटाफट जाके आ जाएगा। और लेंथ अगर ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। इसलिए मतलब डिपेंड तो करेगा, कुछ हद तक डिपेंड करेगा ये। और ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अगर हम बात करें, तो अब वही है कि यहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा है, तो जो टाइम है ना कम लगेगा जाके आने में। और यही अगर पेंडुलम में लेके चले जाऊं मून पे,
तो जाके आने में उसको टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसलिए जी पे भी डिपेंड हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये दोनों चीजों पे डिपेंड हो रहा है, इसलिए मैंने यही दो चीज ली। समझ में आ रहा है? बस ऐसा नहीं है भाई कुछ मन कर दिया तुमने ले लिया, नहीं, डिपेंड कर रहा है ये। उसके एल की वैल्यू चेंज होने पे टाइम चेंज होगा, जी की वैल्यू चेंज होने पे भी टाइम चेंज होगा। अब वो कैसे चेंज होगा, वो एक बढ़ने पे घटेगा, एक घटने पे बढ़ेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ऐसा जो भी कर रहा है ना, वो अभी हम देखेंगे। बट इतना समझ में आ रहा है ना आपको कि भाई डिपेंड होगा। क्लियर है? अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये बोलेंगे कि पहले बात तो कैपिटल टी इज प्रोपोर्शनल टू एल एंड जी। ठीक है, पहले बात तो ये प्रोपोर्शनल होगा एल और जी के। और साथ में आप यहाँ पे कुछ पावर डाल दो, यहाँ पे मैं छोटा सा पावर डाल देता हूँ ए, और यहाँ पे मैं पावर डाल देता हूँ छोटा सा बी। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता किस हिसाब से डिपेंड करने वाला है, वैल्यू टाइम की बढ़ेगी लेंथ के साथ या घटेगी, कितनी घटेगी कितनी बढ़ेगी, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए अपने को, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ एजम्पशन कर दिया। एक तो भाई डिपेंड है दोनों पे, इसलिए ये साइन आ गई प्रोपोर्शनैलिटी की। और कितनी डिपेंड है वो मुझे ये ए और बी बताएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे पावर ए और बी डाल दिया। ठीक है, अब आपने एक चीज पढ़ा होगा कि हम जब भी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इज इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करते हैं तो अपने आप एक कांस्टेंट आ जाता है, अपने आप क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी बस ये बताता है कि चाहे ये मतलब ये बढ़ रहा होगा तो ये बढ़ रहा होगा, ये घट रहा होगा तो ये जो भी है ना, बढ़ रहा होगा घट रहा जो भी होगा, बट कितना बढ़ रहा होगा कितना घट रहा होगा वो ये साइन ही बता पाएगा, उसके लिए आपको इज इक्वल टू चाहिए। और जब आप इज इक्वल टू डालोगे यहाँ पे तो एक कांस्टेंट भी आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो वो कि हमने यहाँ पे कर दिया। उसके आगे जो टर्म्स होंगे वो आप एज इट इज यहाँ पे लिख दो, एल रेस टू ए और जी रेस टू बी। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, इसे लेट से मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर यहाँ पे लगे तो आप लिख भी देना कि भाई यहाँ पे जो के है, वेयर के को आप क्या बोल सकते हो, के है आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और ध्यान से देखो, अगर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, बस इसकी कोई वैल्यू होगी, कोई यूनिट होगी नहीं इसकी, कोई यूनिट नहीं होगी इसकी। और अगर इसकी यूनिट नहीं होगी तो ये डायमेंशनलेस भी होगा, ना यूनिट होगा तो डायमेंशन भी इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि अगर देखो कोई भी चीज अगर कांस्टेंट है, मोस्टली देखा जाता है यही कि कांस्टेंट है तो डायमेंशनलेस होगा। जरूरी नहीं है कि सारे कांस्टेंट डायमेंशनलेस हो, याद रखना, जरूरी नहीं है कि सारे कांस्टेंट डायमेंशनलेस हो। ये कांस्टेंट की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डायमेंशनलेस है। जैसे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट। अब अगर ये कांस्टेंट की अगर आप बात करो तो वो उसका कुछ ना कुछ डायमेंशन भी है, यूनिट भी है। बट इस कांस्टेंट का ना कोई यूनिट है और ना ही डायमेंशन, इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। सही है? ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, अब हम इस इक्वेशन 1 में जो जो फिजिकल क्वांटिटी आपको दिख रही है, आप उसका ना डायमेंशन निकाल लो। जैसे कि टाइम, टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होगा? ठीक है, डायमेंशन टाइम पीरियड का क्या होगा बताओ? टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो यहाँ पे L0 होगा, M0 होगा और T क्या होगा, 1 होगा। बहुत बढ़िया। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो L यहाँ पे 1 कर दोगे, M0 T0। इसके बाद स्मॉल g की बात करें तो अगर इसका डायमेंशन आपको अगर निकालना है तो ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक्सेलरेशन है ग्रेविटी के कारण, बट एट द एंड क्या, ये एक्सेलरेशन ही तो है ना। एक्सेलरेशन का एक स्पेशल केस है, बट है क्या, एक्सेलरेशन ही। तो एक्सेलरेशन का हमने क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन का हमने पढ़ा था डायमेंशन, यहां पे देख लो, दिख रहा है सबको, L1 M0 T-2। ठीक है, वही है कि अगर आपने अगर पिछला लेक्चर देखा है या प्रैक्टिस की है चीजों की, तो फिर आपको ये तुरंत समझ में आ जाएगा कि मैं ये कैसे बोल रहा हूँ, L1 M0 T-2।
ठीक है, तो मैंने इस इक्वेशन नंबर 1 में जो भी फिजिकल क्वांटिटी थी, कैपिटल टी उसका डायमेंशन निकाल लिया, एल उसका डायमेंशन निकाल लिया, जी उसका डायमेंशन निकाल लिया। ए और बी दे आर पावर्स, दे आर सम नंबर्स, वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, उसके लिए मत सोचना कुछ भी। और के इज अ कांस्टेंट, और हमने बोला भाई ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो इसमें डायमेंशन होगा नहीं, तो इसका भी आप चिंता मत करो। अब हम क्या करेंगे, जिसके भी डायमेंशंस हैं उन्हें हम पुट कर देंगे इन द इक्वेशन 1। सो लिख देते हैं यहाँ पे, पुटिंग दीज डायमेंशंस इन द इक्वेशन 1। ओके, सो इक्वेशन 1 में अगर मैं पुट करता हूं डायमेंशन टी का पहले बात, ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या कर पाएंगे फिर, टी का लेट से मैं ऐसे लिख लेता हूँ ना, मैं डायमेंशन ऐसे लिख लेता हूँ पहले कि भाई यहाँ पे पहले टी का डायमेंशन आएगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं कर सकते कि डायरेक्टली मैं टी की जगह पे डायमेंशन डाल दूं। नहीं, यहाँ पे टी मतलब टी की वैल्यू, टी की जगह पे कुछ पुट करना मतलब उसकी वैल्यू पुट करना। बट इस इक्वेशन में हमें पहले डायमेंशन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले वो कर लेते हैं। जैसे कि टी का डायमेंशन ये हो गया, के कांस्टेंट उसका डायमेंशन होता है तो उसको हम इग्नोर करेंगे। फिर एल का डायमेंशन लिखेंगे, उसकी फिर पावर जो है ए पुट कर देंगे। फिर जी का डायमेंशन लिखेंगे, उसकी जो पावर है पुट कर देंगे। अब पुट करो आप जो भी डायमेंशन है। ओके, सो कैपिटल टी का डायमेंशन क्या है, ये है, पुट कर देते हैं, L0 M0 T1। बढ़िया। फिर लेंथ का डायमेंशन क्या है, लेंथ का डायमेंशन ये है, L1 M0 T0। ओके, पावर कितनी है भूलना मत, उसे ए है, यहां पुट कर देंगे। फिर मल्टीप्लाई में सेकंड जो डायमेंशन है जी का, उसकी क्या वैल्यू है, डायमेंशन क्या है उसका, L1 M0 T-2। ओके, और पावर मत भूलना, पावर है बी। ओके, उसके बाद ये है आपका L0 M0 T1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करोगे ना आप, अब देखो ये पूरे की जो पावर है वो ए है, और अगर ये पूरे की पावर ए है तो ये पावर जो है ये हर एक की भी होगी। सेपरेटली अगर हम देखें, अगर एक कॉमन पूरे की पावर ए है तो सेपरेटली देखा जाए तो वो एल की भी होगी, एम की भी होगी और टी की भी होगी। जैसे कि आप ये देखो ना, अगर मैं ऐसा करूं कि अगर 10 × 2 करूं और स्क्वायर कर दूं, इसका मतलब क्या होता है कि जो 10 का भी स्क्वायर है ये, मल्टीप्लाई बाय 2 का भी स्क्वायर। तो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है और कोई पावर है कॉमन में, तो आप वो हर एक टर्म को दे दो। ठीक है, आप क्या कर दो, उसे हर एक टर्म को दे दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर इसको हर एक टर्म को दे देंगे तो पहले बात तो एल के साथ जो पावर है उसके साथ भी कुछ छेड़छाड़ हो सकता है। जैसे एल की पावर है 1, तो 1 के साथ अगर ये ए आता है मल्टीप्लाई होगा तो 1 × ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एम की पावर की बात करें, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे ए है, तो 0 × ए क्या होगा, 0, और 0 × ए क्या होगा, 0। बस यही करना था। ठीक है, बाहर की जो पावर है वो अंदर की पावर से मल्टीप्लाई कर देना था आपको हर एक से। सेकंड में भी सेम काम करेंगे, यहाँ 1 यहाँ पे बी है तो 1 × बी क्या होगा, बी। 0 × बी क्या होगा, 0, और -2 × बी क्या होगा, -2b। बढ़िया, इजी एकदम, बिल्कुल। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में तो यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं आना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे दो डायमेंशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे पावर क्या होंगे, ऐड होंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पे एल जो है उसे यहाँ लिख लेते हैं, और पावर यहाँ पे ए और यहाँ पे पावर क्या है, बी है, इन्हें हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ए प्लस बी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। फिर अगर एम की पावर की बात करें, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, ये भी ऐड ही होंगे, 0 + 0 = 0 ही होता है। और ठीक है, और टाइम की बात करें तो यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे ऐड क्या करना है आपको, -2 भी ऐड करना है। सही है, उसके बाद L0 M0 T1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे L की पावर तो a प्लस बी है, M की पावर 0 + 0 = 0, और T की पावर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस इज माइनस, और 2 भी आ जाएगा क्योंकि 0 - 2 भी क्या होगा, -2b ही होगा। अब देखो ध्यान से,
अब ये जो दो डायमेंशंस आ रहे हैं यहाँ पे मुझे इक्वल दिखाई दे रहे हैं। अगर दो डायमेंशन अगर आपस में इक्वल है, ठीक है, दो डायमेंशन आपस में अगर इक्वल है तो इनकी जो पार है वो भी इक्वल होगी। जैसे कि अगर मैं आपको बोल दूं कि 10 raised to x इज इक्वल टू 10 raised to y, देखो दो वैल्यूज इक्वल है और दोनों ही साइड में जो बेस है वो अगर इक्वल है, मतलब इनका जो पावर है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो x और y भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये मतलब अगर दो साइड से इक्वल है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आपस में इक्वल है और दोनों का बेस भी इक्वल है, दैट मीन्स दोनों का पावर या दोनों का जो इंडेक्स है वो भी क्या होगा, इक्वल हो। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ध्यान से, उसी हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप देखो एल की पावर में क्या दिख रहा है आपको, ए प्लस बी, और यहाँ पे एल की पावर में क्या दिख रहा है, 0। तो ए प्लस बी और 0 क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बाय कंपेयरिंग ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 0, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक तो ये इक्वेशन आ जाती है। और कुछ कर सकते हैं क्या हम, वो भी देख लेते हैं। एम के पार देखा जाए तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, तो 0 = 0। यार ये तो बात तो सही है, लेकिन इससे हम कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें ना ए है ना बी है, कुछ सॉल्व वॉल्व नहीं कर पाएंगे हम यहाँ पे, तो इसको रहने देते हैं। उसके बाद लास्ट में देखते हैं, तो यहाँ पे टी की वैल्यू -2b और यहाँ पे टी की जो पार है वो 1 है, तो -2b इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो आप, 1 बोल सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे बी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो अगर बी यहाँ से निकालता हूं तो -2 यहाँ शिफ्ट करके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, तो बी की वैल्यू मिलेगी आपको -1/2। और जो बी की वैल्यू है -1/2, वो मुझे कहाँ पुट करनी चाहिए, मुझे पुट करनी चाहिए ये वाली इक्वेशन। तो अगर इस इक्वेशन में अगर मैं -1/2 पुट करता हूं, ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा, -1/2 वहां शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 1/2, और 1/2 प्लस में +0 क्या होगा, 1/2 ही रहेगा। तो आपको ए मिल जाएगा प्लस में 1/2। तो ए और बी निकाला। हमेशा ये जो सेकंड एप्लीकेशन है जहां पे हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं बिटवीन दी फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ पे हम हमेशा जो हमने स्टार्ट किया था ना, कि अच्छा हमने पावर एज्यूम कर ली थी, फिर हमने वही पावर को ढूंढा है। अभी जो पावर हमने एज्यूम की थी ना, ए एंड बी, यही पावर को हमने क्या किया, अभी ढूंढा है। और अभी यही पावर को हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। बिल्कुल। सो हम यहाँ पे पुट करते हैं। सो पुटिंग the values of A and B in equation 1 और उस इक्वेशन 1 के तहत हमें लिखना ये है, और जहां ए और बी है वहां पे क्या लिखेंगे, 1/2 और -1/2, है ना। सो लिखेंगे हम कैपिटल टी इज इक्वल टू के टाइम्स एल रेज टू ए था तो ए की जगह पे आ जाएगा 1/2, और जी रेज टू बी था तो बी के वैल्यू हमने क्या मिली है, बी के वैल्यू में मिली है -1/2, तो हम पुट करेंगे -1/2। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, और एक तो पावर 1/2, आपको अगर पता है मैथ्स में 1/2 पावर मतलब क्या होता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता दूं, पावर 1/2 होता है स्क्वायर रूट। तो अगर पावर में एल के पावर में 1/2 है मतलब ये है स्क्वायर रूट ऑफ एल। और अगर जी के पावर में -1/2 है, पहले बात तो 1/2 बाद में देखो, बट पहले निगेटिव देखो। अगर ये निगेटिव है तो अगर मैं कल को इसको अगर नीचे लेके जाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव में 1/2 पावर है मतलब क्या, मतलब जो हमने ऊपर एल के साथ किया था कि पावर 1/2 थी तो हमने यहाँ पे रूट डाल दिया, वैसे यहाँ पे अगर 1/2 है वैसे हम जी का भी क्या डाल देंगे, स्क्वायर रूट डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ऊपर भी स्क्वायर रूट है नीचे भी स्क्वायर रूट है, तो हम बोल सकते हैं कॉमन का स्क्वायर रूट L/G, है ना, कॉमन का स्क्वायर रूट L/G। और एक और चीज, ये जो कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहा है के,
एक्सपेरिमेंटली ये के को निकाला गया, और वो आपको याद रखना पड़ेगा इस वाले जो हमने, ये जो भी हमने एग्जांपल लिया सिंपल पेंडुलम का, तो इस केस में जो कांस्टेंट की जो वैल्यू है जो कि एक्सपेरिमेंटली निकाली गई है वो है 2 पाई। क्या है वो? 2 पाई। तो आपको इस केस में याद रखना पड़ेगा। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हर कांस्टेंट जो है वो यही रहता है, के की वैल्यू 2 पाई होती नहीं इस केस में। ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे इन दिस केस के इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, ये निकाला गया एक्सपेरिमेंटली और के की जगह पे वो पुट किया 2 पाई, तो आपको एक फॉर्मूला मिल गया है, कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। ठीक है, ये फॉर्मूला है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का, कि सिंपल पेंडुलम में अगर आप एल की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे और जी की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, तो सॉल्व करके आपको मिल जाएगा उस पेंडुलम का टाइम पीरियड, कि जाके वापस आने में उसे कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो ये आप जब कल को ऑसिलेशंस वो सब चैप्टर अगर आप वाइब्रेशन पढ़ोगे तो आप यही चीज वापस देखोगे, यही फॉर्मूला वापस से आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये देख लो फॉर्मूला, इसको लगे तो याद कर लेना तो और बढ़िया रहेगा। और ये रहेगा आपका सेकेंड जो एप्लीकेशन हमने देखा, जहां पे हमने रिलेशनशिप बिल्ड किया है बिटवीन दी फिजिकल क्वांटिटी, जहां पे हमने सिंगल पेंडुलम का एग्जांपल लिया, एल जी टी सब कुछ एज्यूम करके हमने लिखे, फिर हमने कुछ ऐसे तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है, फिर हमने डायमेंशन पुट किया, उसके बाद हमने कुछ सॉल्व करके फिर हमने यहाँ पे क्या बोला कि अगर दोनों साइड में डायमेंशन इक्वल है तो एल की जो पावर होगी दोनों साइड में आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। फिर एम की पावर भी इक्वल होगी, बट वहां से कुछ निकला नहीं। बट टी की पावर जहां से इक्वल होगी वहां से कुछ निकाला, और वहां से हमने बी निकाल के इसमें पुट करके हमने ए निकाल लिया, और ए और बी निकल गए। तो हमने इस वाले इक्वेशन वन में ये जो ऊपर आपको दिख रही है इक्वेशन वन, इसमें पुट करके हमने पूरा फॉर्मूला निकाला। और एक काम हमने और किया, एक्सपेरिमेंटली के की जो वैल्यू है 2 पाई है वो भी हमने यहाँ पे पुट किया, और हमारा जो काम है वहां पे खत्म होता है। तो ये जो काम है महाराष्ट्र बोर्ड में लगभग 4 से 5 मार्क के लिए, अगर इजी रहे हो सकता है 3 मार्क का भी आ जाए, बट नॉर्मली देखा जाता है तो 4 मार्क तक तो आ ही जाता है। ठीक है, तो इसे काफी ध्यान से आप लोग समझो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है। ठीक है। ठीक है, सो इसके बाद हमें जो थर्ड हमारा एप्लीकेशन था या यूजेस बोल सकते हैं हम, वो देखेंगे। हमारा थर्ड एप्लीकेशन क्या था? टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। तो अभी हम क्या करेंगे, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी पकड़ लेंगे, और उसकी जो भी यूनिट होती है कोई दो फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि नॉर्मली हम एसआई और सीजस लेते हैं, तो हम एसआई और सीजस लेंगे और जो कन्वर्जन फैक्टर है हम वो निकालेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये वाला जो है एक्सप्लेन कर लेता हूँ बढ़िया से, और एक एग्जांपल लेके हम इसे जो है समझेंगे। ठीक है, तो जो अपना थर्ड है वो काम क्या है वो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, कि हमें करना है टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर, कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी in two different systems of units। ठीक है, थर्ड काम अपना ये है कि हम कन्वर्जन फैक्टर निकालने वाले हैं बिटवीन द यूनिट्स। ठीक है, दो यूनिट पकड़ेंगे बट सेम फिजिकल क्वांटिटी की पकड़ेंगे। जैसे कि हम अगर फोर्स की पकड़ेंगे तो दोनों ही यूनिट होगी फोर्स की, अगर हम वर्क का पकड़ेंगे तो हमारा दोनों यूनिट होगा वर्क का। ठीक है, और वो जो दोनों यूनिट होगी वो अलग अलग डिफरेंट मतलब अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स की होनी चाहिए, जैसे कि एक एसआई की हो, एक सीजस की हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, वर्क का ले लेता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे लेट से जो काम करेंगे वो वर्क के लिए करेंगे। ठीक है, तो वर्क के लिए आपको अगर ऐसा यूनिट पता है तो बढ़िया है, वरना इसके ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। और इसकी जो सीरीज यूनिट होती है वो क्या होती है, अर्ग होती है। तो हमें अब यहाँ ये पता करना है कि ये जो 1 जूल है वो कितने अर्ग के बराबर है। ठीक है, 1 जूल
कितने अर्ग के बराबर, यानी कि जो ऐसा यूनिट है वर्क का, जूल, वो अगर 1 रखूंगा तो सीजीएस वाली जो यूनिट है अर्ग, उसकी कितनी वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स हम इसे एज्यूम कर लेते हैं एन। ठीक है, सो यहाँ पे एन अपना क्या है, एन ही हमें एक्चुअल में फाइंड करना है। हम यहाँ पे बोल देते हैं वेयर एन बी द कन्वर्जन फैक्टर, कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, ऐसा हम बोल लेते हैं। फिर अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें लिखना है कि जो डायमेंशन है वर्क का, ठीक है, डायमेंशन ऑफ वर्क आपको पता है, डायमेंशंस ऑफ वर्क याद है आपको। ठीक है, याद रखना चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ वर्क होता है L2 M1 T-2। ठीक है, यही होता है। अगर तो यहाँ से वेरीफाई कर लो, और वापस से बोल रहा हूं मैं, अगर नहीं पता है तो एक बार वीडियो देखो, यहाँ पे देख लो। डायमेंशन ऑफ वर्क क्या है, L2 M1 T-2। ठीक है, सो L2 M1 T-2 ये पता होना चाहिए हमें। ठीक है, तो हम वो चीज लिखेंगे, बट एक चीज और, जो वर्क की जो डायमेंशन है वो हम एसआई में लिखेंगे और सीएस में लिखेंगे। अब सोच रहे हो कि ये क्या कर रहे हो, ये क्या आप बोल रहे हो। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो, डायमेंशन ऑफ वर्क जो है वो अगर आप एसआई सिस्टम में लिखोगे, तो देखो नॉर्मली हम क्या लिखेंगे, हम जो जानते हैं कि भाई L2 होता है, M क्या होता है 1 होता है, और T क्या होता है -2 होता है। बस ऐसा सिस्टम में आप ये कर देना, यहाँ पे आप नीचे सफिक्स में 1 1 छोटा छोटा लगा देना, ये काम करना है बस। और वैसे ही आप वर्क का डायमेंशन लिखोगे सीजीएस यूनिट में या सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे, वही चीज रहेगी, डायमेंशन तो वर्क का ही है, कोई चेंज नहीं होने वाला। बट वही है, यहाँ पे हमने 1 1 1 लगाया, यहाँ पे आप क्या लगाओगे, 2 2 2 लगा दो। अब ये क्यों किया, अलग दिखाने के लिए, थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने के लिए, कि जो ऐसा सिस्टम में हम लिख रहे हैं वो अलग रहे। वहां 1 1 1 लगा दिया, और सीरियस में जो लिखा है वो 2 2 2 लगा दिया, डिफरेंट दिखाने के लिए, और कुछ नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जैसे इस इक्वेशन को हम 1 मान लेते हैं, जो हमने लिखा है ना 1 जूल इज इक्वल टू एन अर्ग, इसमें हम ये चीज पुट करेंगे। अभी आप जूल को देखो, जूल क्या है, जूल है वर्क की ऐसा यूनिट, जूल है वर्क की एसआई यूनिट, और एसआई यूनिट में, एसआई सिस्टम में डायमेंशन हमने क्या बोला हुआ है, L1, एल मतलब L सफिक्स में 1 ऊपर 2, M सफिक्स में 1 ऊपर 1, और T सफिक्स में 1 ऊपर -2। तो हम ये वाला जो डायमेंशन है वो जूल के जगह पे लिखेंगे, तो लिख लेते हैं L1 यहाँ पे ऐसे कुछ। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, नीचे और ऊपर के नंबर अदल बदल मत कर देना। तो जूल ऐसा यूनिट था वर्क का, तो ऐसा सिस्टम में ही हमने जो डायमेंशन माना है वो हमने जूल की जगह पे लिख दिया, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लगे तो लिख दो। ठीक है, इज इक्वल टू एन, मुझे नहीं पता, मुझे एन ही फाइंड करना है, मेरा मेन मोटिव यही है कि जो कन्वर्जन फैक्टर है एन, वही मुझे फाइंड करना है। और अर्ग, अर्ग क्या है, अर्ग है सीजीएस यूनिट वर्क की, वर्क की क्या, ये सीजीएस यूनिट है। और सीजीएस सिस्टम में वर्क का हमने डायमेंशन क्या एज्यूम किया हुआ है, ये किया है, तो हम अर्ग की जगह पे ये पुट करेंगे। ठीक है, सो L2 यहाँ पे भी ऐसे, ठीक है ना। तो हमने ये सब काम किया है इस स्टेटमेंट को देख के और इक्वेशन 1 को देख के। तो यहाँ पे लगे तो मैं फ्रॉम 1 लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो 1 को इसे मल्टीप्लाई करें तो यही आने वाला है, कोई इशू नहीं। और मैं अगर n फाइंड करूंगा तो कैसे फाइंड करूंगा मैं, यहाँ पे जो चीज दिख रही है आपको, ये जो डायमेंशन दिख रहा है, इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। यहाँ शिफ्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना है L1, जो भी है मैं पूरा लिख देता हूँ, और ये यहाँ आएगा तो यहाँ पे नीचे डिवाइड में आ जाएगा। L2 यहाँ पे M2, यहाँ 1, T2 यहाँ -2। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी किसकी, n की। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब हम ऐसा कुछ करेंगे कि अभी देखो
जो लेंथ है उसको लेंथ के साथ ही डिवाइड करो, एम को एम के साथ ही करो, टी को टी के साथ ही करो, या फिर इसको ऐसे भी आप देख सकते हो कि भाई दोनों की जो पावर है वो सेम है। इसकी जो पावर है वो 2 है, इसकी पावर 2 है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि मैं L1 अपॉन L2 का पूरे का पावर 2 बोल सकता हूं ना, है कि नहीं? जब दोनों का पावर 2 है सो मैंने कॉमन में 2 लगा दिया। सेम मास के लिए भी देखो, ऊपर M1 है, नीचे है M2, और पावर कितना है? पावर कितना है? 1 है। सही है। फिर टाइम की बात करें तो ऊपर T1 है, नीचे है T2, और पूरी दोनों की पावर भी यहाँ पे भी सेम है ना, और क्या है वो? -2। ठीक है, -2। सही है। अब क्या करेंगे? अब हम बोलेंगे कि अब जो भी यहाँ पे चीजें दिख रही है आपको, L1 L2 M1 M2 T1 T2, हमें पता है हम L1 M1 और T1 को हम क्या जान रहे हैं? ये लेंथ, मास और टाइम की होगी SI यूनिट्स, क्योंकि जो हमने 111 एज्यूम किया था वो किसके लिए यूनिट एज्यूम किया था? हमने SI सिस्टम के लिए एज्यूम किया था। तो अगर L1 M1 T1 है तो वहां पे हम पुट करेंगे उनकी SI यूनिट्स। लेंथ की SI यूनिट क्या होती है? मीटर, यहां पुट करोगे। M1 यानी कि मास की SI यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, यहां पुट करेंगे। टाइम की SI यूनिट या जो भी यूनिट होती है वो सेकंड ही होती है, यहां पुट करेंगे। फिर L2 M2 T2 क्या करेंगे? यहां पे हम लेंथ, मास और टाइम की सीजीएस यूनिट पुट करेंगे। बुरे तो नहीं हो? सीजीएस सिस्टम में हमने बोला था जहां पे L2 M2 और T2 लिखा गया था। समझ में आ रहा? तो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होगा यही होने वाला है। एन इज इक्वल टू L1 यानी कि लेंथ की ऐसा यूनिट जो कि होता है एम, मीटर, और L2 यानी कि लेंथ की सीजीएस यूनिट जो कि होगा सेंटीमीटर। पावर मत भूलना। मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और सीजीएस यूनिट क्या होती है? ग्राम। यहां लिखेंगे, पावर नहीं भूलना। टाइम की देखो ऐसा है, सीरियस हो, दोनों ही क्या होती है? सेकेंड ही होती है। ठीक है। इसके बाद देखो, अब आपको करना क्या है? करना आपको अब ये है कि आपको फाइंड करना है एन, है ना? और ये एन का मतलब क्या है? एन मतलब मुझे ये पता करना है कि अच्छा एक जूल कितने अर्ग के बराबर है, कितने अर्ग के बराबर है। और अर्ग कितना, अर्ग अगर पता करना है, और अर्ग क्या है? सीजीएस यूनिट है वर्क का। मतलब मुझे क्या करना है? मुझे एन फाइंड करने के लिए सबको सीजीएस में करना है। जो सीजीएस में है वो सीजीएस में रहेंगे, जो सीजीएस में नहीं है उनको सीजीएस में बनाएंगे। समझ में आ रहा है मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या मैंने कैसे सोचा? मैंने ऐसे सोचा कि एन मतलब कितना अर्ग मुझे चाहिए, कितना एक जूल मतलब कितना अर्ग होता है, और कितना अर्ग मतलब कितना सीजीएस यूनिट। अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। तो मुझे ये पता करना है कि भाई सीजीएस यूनिट कितने, मतलब वो वैल्यू कितने के बराबर होगी। तो करना ये होगा कि आप जो ऊपर ऐसा यूनिट्स देख रहे हो इनको भी आप क्या करोगे? सीजीएस में कर दोगे। ठीक है। तो अगर मैं मीटर जो ऐसा है उसको सीरीज में करता हूं, यानी कि सेंटीमीटर में करूंगा, तो 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है कि नहीं? और सेंटीमीटर तो ऑलरेडी सीजीएस में, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। फिर किलोग्राम ऐसा है, सीरीज में करो तो किलोग्राम को ग्राम में करना पड़ेगा। तो किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। और नीचे तो ग्राम है ही, और वो सीरियस में उसको, उसलिए हम उसको चेंज नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखो, पहले बात तो यही है कि टाइम का जो है कि दोनों यूनिट क्या होती हैं? ऐसा सीरियस दोनों ही सेम ही होते हैं, तो इसको मैं ऐसा सीरियस में करने के बाद भी सेकंड ही बनाऊंगा, इसलिए यहाँ पे हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और ये भी आप देखोगे यहाँ पे कि भाई सेम सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बस क्या बचेगा? 1 बचेगा। और 1 की पावर क्या रहेगी? -2। ठीक है। सो एन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक चीज और देख लो, सेंटीमीटर ऊपर है सेंटीमीटर नीचे है, तो उसको आप कैंसिल कर सकते हो। ग्राम ऊपर है ग्राम नीचे है, यहाँ पे इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। क्या क्या बच रहा है देखो, अब यहाँ पे 100 है। 100 को मैं क्या बोल सकता हूँ? 100 को मैं बोल सकता हूँ ये तो 10 का स्क्वायर है ना? और बाहर भी स्क्वायर है, उसको मत भूल जाना। 100 को मैंने क्या बोला? ये तो 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, और बाहर भी 2 है पावर, तो वो भी मैंने डाल दिए। 1000 मतलब क्या होता है? 1000 मतलब होता है 10 की पावर में 3, है ना? और बाहर पावर क्या है? 1। और 1 की पावर है -2 मतलब क्या? 1 की पावर में कुछ भी रहे, जीरो, प्लस में वैल्यू रहे, निगेटिव वैल्यू रहे,
फ्रैक्शन में रहे, कैसी भी रहे, वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 ही आती है। तो यहां से हमने इसकी पावर हटा दी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 10 की पावर में यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 है, तो ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 2 सा क्या होगा 4। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 1 सा क्या होगा 3, और इंटू 1 तो उसको आप इग्नोर ही कर दो। अब यहाँ पे जब बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो पावर यहाँ पे 4 + 3 मतलब कितना होगा 7। तो n की वैल्यू आ गई है 7। ठीक है, अब n की वैल्यू जो आई है इसको हम कहाँ पुट करेंगे, इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, सो आपको मिल जाएगा कि भाई 1 जूल जो होता है वो n की जगह पे क्या पुट करोगे आप, 10⁻⁷ पुट करोगे, इतने अर्ग के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? तो हमने यहाँ पे जो कन्वर्जन फैक्टर है वो निकाला कि भाई जूल में वैल्यू है तो हम अर्ग में कैसे करेंगे, हम अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना वो वैल्यूज को तो तुरंत अर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसे बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर। समझ में आ रहा है? तो ये अपना स्टेप होगा अगर मुझे कोई भी दो यूनिट्स या दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी के बीच में कन्वर्जन फैक्टर निकालना है तो। समझ में आ रहा है? एकदम ईजी है, सेम मेथड से आपको इसके अलावा कोई और क्वेश्चन बनते तो आप कर सकते हो, सेम ऐसे ही करना है, कुछ भी अलग नहीं, कुछ भी अलग नहीं। समझ में आ रहा है? तो काफी इजी था, बस ध्यान से आपको हर एक स्टेप को देखना होगा, और ये समझ गए हो अच्छे तरीके से तो ये वाला एग्जाम्पल तो कर ही लेना। ठीक है, लगे तो ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ, ये आप खुद से करना। जो 1 न्यूटन होता है कितने डाइन के बराबर होता है, तो यहाँ पे एन पुट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप एन पुट करो, मतलब एन फाइंड करो, फिर पुट करके बताना। वैसे तो ये लेक्चर में मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा बता ही दिया था कि यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, बट अगर पता भी है तो वेरीफाई कर लोगे आप कि अच्छा उतनी आ रही है क्या बाय दिस मेथड। समझ में आ रहा है? तो हमने यहाँ पे ये जो 3 एप्लीकेशंस देखे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन हमने समझा, उसके क्या एप्लीकेशन है, यूजेस हैं वो देखे 3, और वो तीनों को हमने सेपरेटली डेडिकेटेडली देखा। पहला था आपका करेक्टनेस पता करने का फिजिकल इक्वेशन का। ठीक है, यहाँ पे कुछ और अगर दे दे इक्वेशन, अगर गलत है इक्वेशन तो आप यहाँ पे उसे पता कर सकते हो, अगर किसी एक टर्म का भी डायमेंशन अगर अलग आता है मतलब वो गलत फिजिकल इक्वेशन है। फिर हमने सेकंड देखा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में अगर आपको रिलेशनशिप निकालना है तो आप निकाल सकते हो, हमने यहाँ पे सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल देखा था, और जहां पे हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला डेराइव किया। और लास्ट में हमने कन्वर्जन फैक्टर फाइंड किया है जस्ट अभी, और ये कन्वर्जन फैक्टर किसके बीच में, वो दो यूनिट्स के बीच में ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और बस जो यूनिट्स होंगे वो डिफरेंट सिस्टम्स के होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक निकाला और मैंने आपको एक होमवर्क और दे दिया है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होगा वो फाइंड करो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपने देखा अभी, और इसके साथ जो डायमेंशंस वाला जो कंसेप्ट है वो खत्म होगा। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इसके अलावा जो टॉपिक हैं आपके टेक्स्ट बुक में हम वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसे रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, पिछले लेक्चर अगर मिस हुए हैं तो फटाफट जाके देख लो, और कोई भी डाउट रहे किसी भी कंसेप्ट रिलेटेड तुरंत कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे रिजॉल्व करने की। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।